topic for today is welfare services. We are talking about welfare services in context of labor. Okay, welfare services in context of labor. welfare का मतलब क्या होता है? कल्याण, ठीक है? So you think that welfare is only economic in its nature? How do you interpret welfare? Is it only economic in nature? जैसे वर्कर्स के लिए हेल्थ केयर सेंटर खोल देना, आपको मालूम है कि लेबर एक कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाला सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 3 लिस्ट्स, ओके। वन इज द सेंट्रल लिस्ट, जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस, ओके, जैसे रेलवे। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, जिसपे बातचीत नहीं, स्टेट लिस्ट जिसपे कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है, ऐसा कुछ सब्जेक्ट्स है जिससे स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट मतलब इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है। लेबर उसी में आता है। लेबर के ऊपर जो कानून बनता है वो दोनों का होता है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। इसीलिए आप देखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत योगदान होता है लेबर के वेलफेयर में। बिहार में जितना शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट्स चलता है, रेस्टोरेंट चलता है, न्यूज़पेपर चलता है, उस पे एक एक्ट लगता है, वो एक कानून के तहत काम करता है, बिहार शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1953। उसके तहत शॉप्स को कितने देर तक खुला रहना है, कौन से शॉप्स को एग्जेम्पशन है, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह को थोड़ा परमिशन है लेट तक खोलने का, क्या लेट, कितना लेट, वो सब कुछ उस एक्ट में लिखा हुआ है। फॉलो कम भी हो पर एक कानून है, तो कभी कोर्ट केस वगैरह होता है तो वो उसी कानून के ऊपर लड़ा जाता है। वेलफेयर फॉर लेबर, लेबर के लिए वेलफेयर का मतलब होता है वैसी एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना उनको, जिस एम्यूनिटीज से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ठीक है, एक इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, और वो उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर साइकोलॉजिकल वेलबींग आल्सो। नाउ लेबर वेलफेयर से कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि ग्रेच्युटी एक चीज है जो लेबर वेलफेयर में आती है। नो, लेबर वेलफेयर में हर वो चीज आती है जो कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर salary that they get, the regular benefits that they are supposed to get. For example, bonus is not a welfare means. Bonus welfare नहीं है, bonus एक legal right है worker का। There are the services or the amenities provided to labor can fall under 2 broad categories in industries. One is known as statutory services. क्या होता है statutory? क्या होता है statutory? जो अच्छा, और बाकी लोग फॉर्मेट मार दिए, आप लोग बहुत तेजी से फॉर्मेट मार देते हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो कानून में मेंशन है, ठीक है, जो कानून में लिखा हुआ है, which is legal. Understood? For example, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज है वो रेगुलेटेड है फैक्ट्रीज एक्ट से। 1948 उसके ऊपर अप्लाई होती है। वो फैक्ट्रीज एक्ट में ये सारी वेलफेयर फैसिलिटीज मेंशन्ड है कि किसी भी फैक्ट्री को ये सब अरेंज करना है, जैसे पीने का पानी, ओके, पीने का पानी, कैंटीन की सुविधा। ये अलग बात है कि ये सारी चीजें नंबर ऑफ वर्कर्स पे मेंशन है, जैसे जिस फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा है कि अगर 250 वर्कर्स होते हैं तो पीने का पानी अरेंज होना चाहिए, गर्मी में वो पीने का पानी ठंडा होना चाहिए। वेलफेयर फैसिलिटीज, सैनिटरी फैसिलिटीज, मेडिकल एड, क्रेच, you know, for a factory where 50 women are working, there should be an availability of crèche in that, ठीक है, ताकि वो अपने बच्चे को लाएं, रखें और फिर वापस से लेकर के जाएं। तो ये सारी चीजें तो स्टैट्यूटरी है, यानी समथिंग which is already mentioned in the law,
So you have to by default follow those amenities. You have to provide those amenities. But what about the non-statutory benefits? देखो, non-statutory benefits मतलब लॉ में नहीं लिखा गया है, पर कहीं ना कहीं वो वर्कर के लिए, वो एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छा होता है, साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए वर्कर्स उससे खुश रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि सी बाइंग समथिंग विच रिफ्लेक्ट्स योर इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि एक वर्कर अगर कोई स्कूटी खरीदता है तो वो उसके स्टेटस को एनहांस करता है सोसाइटी में, राइट? वो उसके स्टेटस को एनहांस करता है. उसके बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, क्योंकि आपको पता है कि वो वर्कर, उस वर्कर के इकोनॉमिक स्टेटस को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने में ये एक हेल्पफुल योगदान है. फॉर एग्जाम्पल, अरेंजिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स फॉर देयर चिल्ड्रन. कभी कभी खुद उस ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा होता है कि लोन थोड़ा से कम इंटरेस्ट पे मिलता है. इसके अलावा अरेंजिंग टीवी फैसिलिटीज, रेडियो फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज. आप देखेंगे कि कई जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन में हॉकी, क्रिकेट की टीम पैट्रनाइज होती है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन से खेलती है. तो वैसे कंडीशंस में भी रिक्रिएशनल फैसिलिटी का क्या मतलब हुआ? समथिंग व्हिच हेल्प्स इन योर, makes your mind fresh, something which is important for your psychological well-being. Okay, there are lots of recreational facilities which are also provided by various organizations. जैसे हम तुमको बताए, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, क्रिकेट टीम्स है या हॉकी टीम्स है उसको पेट्रोनाइज करना. अपार्ट फ्रॉम दैट, helping them out and buying something which enhances their economic status. उसके बाद एक चीज देखो, स्टैट्यूटरी सर्विसेज हो गया, नॉन स्टैट, इसका नोट्स भेज देंगे आप, नो नीड टू वरी, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. Statutory services and non-statutory services. Okay, statutory, something which is written in law, that is legal. Non-statutory, which is not mentioned in law, but they are provided by the organization in order to uplift the status, and status everywhere, like social status, economic status, your mental status, everything. Fine. So these are known as welfare facilities. इंडिया में जो ये वेलफेयर सर्विसेज है, ये वेलफेयर सर्विसेज 2-3 तरीके से प्रोवाइड की जाती है वर्कर्स को. नंबर 1, these welfare services can be provided by either government. These welfare services can be provided by trade union, or these welfare facilities can be provided by the employer itself. Government is the biggest source. This statutory services, welfare facilities, these are coming from government. सरकार ये प्रावधान बनाती है, प्रोविजन में मेंशन करती है कि क्या क्या फैसिलिटी एक वर्कर के लिए होनी चाहिए. जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट में तुमको हम बताएं, क्रेज की फैसिलिटी है, मेडिकल एड की फैसिलिटी है, सेफ्टी ऑफिसर की फैसिलिटी है, वेलफेयर ऑफिसर तक वेलफेयर फैसिलिटीज की हम बात कर रहे हैं. वेलफेयर ऑफिसर की भी फैसिलिटी है, जहां पर हर 500 वर्कर, प्रोविजन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर 500 वर्कर, अगर 500 वर्कर्स है तो एक वेलफेयर ऑफिसर का प्रोविजन है. वो वेलफेयर ऑफिसर वर्कर्स के बिहाफ पे वेलफेयर निगोशिएट करता है एम्प्लॉयर से. ओके, सो गवर्नमेंट माइंस एक्ट, अगर माइंस क्या बातचीत हो रही है, अगर माइंस एक्ट की बात करो, माइंस एक्ट 1952, तो उसमें एक वेलफेयर फंड है. ओके, दिस वेलफेयर फंड is made by, this is a provision by government. So this is again a statutory facility which is provided as a means of welfare to the people. To the people means to the worker. वेलफेयर फंड में पैसा जमा होता है और वो फंड यूज होता है अगेन वर्कर्स के लिए. उनको कहीं से रिहैबिलिटेट करना है, उनको हाउसिंग फैसिलिटी देना है, ये सारी चीजें अगर होती है
तो ये कानून में जहाँ लिखा है तो गवर्नमेंट भी सोचती है. Now again I told you that since labor is a subject that falls in concurrent list where the state government and the central government both has the rights to make laws on it. So this again can be provided by a central government and state government. State government जैसे primary health center है, workers के लिए इलाज कराने की जगह है, ये सब जब वो find out करती है then for workers, then this can be known as the welfare facilities given by the state government. Okay. Now we come to trade union. You know what is trade union? नाम सुना है? नाम सुने होंगे. Trade union क्या होता है? एसोसिएशन बनाते हैं. Okay. कोई बॉस होता है प्रॉब्लम कर देता है तो ट्रेड यूनियन उसके अगेंस्ट में बात करता है. करते हैं किसी भी कंपनी में यूनियन होता है और लीडर वाली बात पे प्रत्यय बहुत स्माइल कर रहा है. प्रत्यय इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लीडर ऑफ ट्रेड यूनियन. बस ऑनलाइन क्लास में प्रत्यय का रूप अलग रहता है. चलो ट्रेड यूनियन. अच्छा सिर्फ आप लोग लेबर पे फोकस कर रहे हैं, वर्कर पे फोकस कर रहे हैं. एम्प्लॉयर्स का ट्रेड यूनियन नहीं होता है क्या? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज क्या है? यूनियन है वो. एम्प्लॉयर्स का फिकी क्या है? वो एम्प्लॉयर्स का यूनियन है. पटना यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन टीचर्स का यूनियन है. बैंक्स बिहार इंजीनियर्स एसोसिएशन हाँ बिल्कुल. और वो अलग अलग भी होता है. जैसे अगर ज्वेलरी का व्यापार में हो तो उनका अपना एक संगठन बना होगा. A group of workers who work towards a very common objective. Okay, this is trade union. More than two people. इसका बहुत सारा रूल रेगुलेशन है. 6th सेमेस्टर में तुमको बहुत डिटेल में ट्रेड यूनियन पढ़ना है. ट्रेड यूनियन क्या होता है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या होता है, किसका क्या राइट्स होता है. अभी बस जितना टीवी में देखे हो उसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ो. ट्रेड यूनियन लेबर का या वर्कर का एक संगठन है. एम्प्लॉयर का भी होता है, याद रखना. एक संगठन है जो क्या करता है. जनरली तुमको कॉम्पेंसेशन का एग्जांपल बताते हैं. पुरानी मूवीज में लाइक पुरानी एज इन 70s और 60s जब एलपीजी के पहले एरा का अगर मूवी देखोगे वहां पे देखिए हो कि कोई मजदूर गिर गया, हाथ पैर टूट गया या कुछ हो गया, मर गया, फिर वो उसको एम्प्लॉयर के पास लेके जाता है कि आप इसका मुआवजा दीजिए. ठीक है. और फिर देन द एंटायर ट्रेड यूनियन विल स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयर कि अगर आप नहीं देंगे तो हम लोग काम बंद कर देंगे. राइट. कुछ इस तरीके का थोड़ा बहुत. तो ट्रेड यूनियन क्या होता है, बहुत जगह पे ऐसी चीज है जो लीगल नहीं थी, जो स्टैट्यूटरी नहीं थी, लेकिन ट्रेड यूनियन वहां का इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने वेलफेयर मतलब लेबर के वेलफेयर के लिए वो अधिकार एम्प्लॉयर से ले लिए. जैसे कि टाटा स्टील का ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो हाउसिंग फैसिलिटी पहले नहीं थी. ट्रेड यूनियन ने बहुत फाइट करके वहां पर हाउसिंग फैसिलिटी मजदूरों के लिए ये एक वेलफेयर फैसिलिटी दिलवाई. समझ में आया? तो ट्रेड यूनियन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ट्रेड यूनियन का रोल देखो आज के टाइम पे और एलपीजी के बाद क्या हुआ ना, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया. आप जहां जहां नौकरी देखेंगे सब कॉन्ट्रैक्ट पे. तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो नहीं छोड़ने की बात नहीं है, जो अलग से आपको इमोल्यूमेंट्स मिलता है ना अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय रहते हैं तो, जैसे ग्रेचुटी के लिए तुम एंटाइटल्ड हो, बोनस के लिए तुम एंटाइटल्ड हो, उसके अलावा भी कुछ चीजें, तो वो चीज तुमको परमानेंट एम्प्लॉयज को देनी होंगी जिससे कॉस्ट बढ़ता है. और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पावर कम होता है एम्प्लॉय का, उसको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने का डर रहता है. प्लस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा रहता है कि आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी. सिर्फ यही 40-50 हजार रुपए है जो हर महीने आपको मिलेंगे. तो ऐसे ट्रेड यूनियन का इंपॉर्टेंस कम हो गया है आज के दिन. आईटी वगैरह में ट्रेड यूनियन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है.
They believe in hiring and firing and contractualization of workers. So trade union. Next is employer. So I told you कि employer का अपना भी non-statutory welfare measures होता है जो कि वो अपने employees के लिए देते हैं, ठीक है? जैसे टीम स्पॉन्सर करना, उसके अलावा लोन कम इंटरेस्ट रेट पे लेना, वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्पॉन्सर करना, all these. Fine. Now again, welfare measures को दो अलग तरीके से बांटा जा सकता है कि कैसे होते हैं वेलफेयर मेजर्स, जिसमें से कि एक होता है इंट्राम्यूरल और दूसरा होता है एक्स्ट्राम्यूरल। बस इतना सा ही पॉइंट्स लिखना अगर शॉर्ट में आएगा तो। Intramural and extramural. Intramural means the facility which is provided to you when you are in the organization. Those welfare facilities will be given to you when you are in the organization. And extramural means the facilities which are given to you even when you are outside the organization. For example, अगर मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़े, कट जाना या कुछ हो जाना, तो वो इंट्राम्यूरल हो गया, तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तभी मिलेगा। ड्रिंकिंग वाटर या फ्रिज या इस तरीके की फैसिलिटीज जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में अंदर हो, काम कर रहे हो वर्किंग आवर्स में, तभी मिलेगा। एक्स्ट्राम्यूरल जैसे एक्स्ट्राम्यूरल में फॉर एग्जांपल टीम का मेंबर होना, फुटबॉल टीम का मेंबर होना, रिक्रिएशनल क्लब्स का मेंबर होना, सोशल सिक्योरिटी का पार्ट होना, ठीक है? तुम बाहर भी हो तो भी तुम एंटाइटल्ड तो हो सोशल सिक्योरिटी के लिए, यू आर अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके? सो दैट्स ऑल अबाउट वेलफेयर फैसिलिटीज। थोड़ा सा समझ में आया? वेलफेयर फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिहाज से, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो उसकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करता है, ठीक है? और गुड्स एंड सर्विसेज पे, क्योंकि हमारे यहाँ के प्रोडक्शन फैक्टर में लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फैक्टर है, इसीलिए लेबर का खुश रहना, उसका हेल्दी रहना, उसका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना, सोसाइटी में उसका एक स्टैचर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? For its well-being, because it is one of the factors of production. Understood? This is the next topic. Extramural, something that you get even when you are not inside the organization. For example, social security. There was one more topic that will come in, that might come in short notes, which is job satisfaction and morale. Okay. See, listen to it. Listen to the class lecture. ये हम भेज देंगे, इसलिए don't bother to write. Just listen to it. Job satisfaction का क्या मतलब होता है? बताओ। जॉब सिक्योर होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए और लर्न एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? और less absenteeism, it will be an outcome if somebody is satisfied. Yes, Prashant? And others, reward recognition होना चाहिए। और जॉब सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है, सिर्फ इतना बताओ। व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? तुम किसी चीज से सेटिस्फाइड हो, तुम क्लास से सेटिस्फाइड हो, तुम अपने कोर्स से सेटिस्फाइड हो, तुम टीचर से सेटिस्फाइड हो, तुम अपने सिटी से सेटिस्फाइड हो, इसका क्या मतलब है? ठीक है? पर्सनली उसको कंप्लीट होता है and good. That is, however, that is a part of morale, but still I would say like good. Job satisfaction या in general satisfaction का मतलब होता है, can we just summarize it as कि it is a sense of contentment we have,
कंटेंट होना मतलब संतुष्ट होना, इट्स अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, सब सही चल रहा है, सब ठीक है, मुझे किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है. It's like that. Like my employer is good to me. I have a healthy relationship in the organization. I'm getting paid for it very nicely. I get my leaves. And like this, job satisfaction को अगर तुम summarize करोगे, then job satisfaction का मतलब होता है it's a sense of contentment that you have towards your job. And why we always study job satisfaction and morale is कि morale का क्या मतलब होता है पता है? It's the sum total of all attitude. Like तुम्हारा एक मोराल होगा इस कॉलेज के बारे में, तुम्हारा एक मोराल होगा हर टीचर के बारे में, इतने सब्जेक्ट्स पढ़ते हो and then you must be having some morale for every teacher, good, bad, average, whatever. लेकिन होगा वो क्या है, तुम जो जजमेंट देते हो या तुम जो कह रहे हो कि मुझे इस टीचर का क्लास अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या मुझे ये चीजें अच्छी लगती है, ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है या नहीं लगता है, व्हाट इज दैट? दैट इज द सम टोटल ऑफ एटीट्यूड दैट यू हैव टुवर्ड्स दैट थिंग. ठीक है, तुमने कुछ ऑब्जर्व किया, गुड और बैड, एंड देन यू जस्ट समराइज इट एज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट थिंग, व्हिच इज नोन एज मोरल. ओके, सेम थिंग, हाई मोरल, हायर जॉब सेटिस्फैक्शन, लो मोरल, लो जॉब सेटिस्फैक्शन. जब दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा कंपैरेटिव पढ़िए. जॉब सेटिस्फैक्शन इंडिविजुअल हो सकता है, राइट? लाइक कैसे एग्जाम्पल देखो, तुम लोग हम तुम्हारे तरीके से एग्जाम्पल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोरल इज जनरली अ टीम वर्क. आपको मालूम है कि हम बार बार बताएं एचआर में कि द रोल ऑफ a team has increased many folds more in the organization these days. You are assigned a project and you are put in a team. So your team behavior is really, really important in the organization. And a good team, good group in the organization does wonder to that organization. That is why your behavior in the team is very, very important. Now, when we say that, when we say job satisfaction, जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है ये एक इंडिविजुअल फीलिंग है. ठीक है, अगर हम सिर्फ अपना एग्जांपल लेके बोले, आपकी क्लास में कुछ लोग होंगे जिनको मेरा क्लास अच्छा नहीं लगता होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग. ओके, होंगे वैसे लोग जिनको मेरा क्लास अच्छा नहीं लगता होगा, वैसे भी लोग होंगे जिनको अच्छा लगता होगा, एचआर अच्छा लगता होगा पढ़ना. ठीक है, ओके, बट when I refer to this word as morale, it means you as general. जब आपको सम टोटल किया जाएगा, then we say that this morale. क्रिकेट वगैरह में सुने होंगे टीम का मोरल बहुत हाई है, सुने हो? Yes. हम जनरली ऐसे नहीं यूज करते हैं कि विराट कोहली का मोरल बहुत हाई है, जनरली. ठीक है, मोरल इज अ टीम वर्क. we say that इस टीम का मोरल बहुत हाई है. वैसे ही हम बोलेंगे इस क्लास का मोरल बहुत हाई है या लो है, और ऐसा होता भी है. पूरा का पूरा क्लास डल है, कोई पूरा का पूरा क्लास अच्छा है, वाइब्रेंट है. So it's like that. So where we say job satisfaction as an individual feeling, a sense of contentment or discontentment that you might have towards your workplace, towards your employer, towards your colleague, towards your peer, towards the management policy, towards the salary that you get paid from the organization, we generally refer to morale as a teamwork. Okay? Job satisfaction or dissatisfaction, प्रत्यय ने बताया कुछ पॉइंट्स कि क्या-क्या रीजंस की वजह से हम जॉब से सैटिस्फाइड या डिससैटिस्फाइड रह सकते हैं, क्या-क्या कारण हो सकता है. Let's discuss that. Okay, the first one. No, first let's talk about salary. We all work for money, right? We all work for money. Why we work from money? Because we have certain needs in our lives. हमको घर खरीदना है, हमको गाड़ी खरीदनी है, हमको कुछ और करना है, हमको वेकेशन पे जाना है, हमको बच्चे के एजुकेशन के लिए देखना है. So all these things. Okay, so that means we have certain needs. Okay, for that need we work. So if that salary is not up to the mark, अगर वो salary up to the mark नहीं है, आप satisfied नहीं है, पैसा कम मिल रहा है in proportion to the skill that you have. Okay, तुम जब जूनियर लेवल पे ज्वाइन करोगे तो तुम ऐसा नहीं देखोगे कि तुमको 1 लाख क्यों नहीं मिल रहा है.
तुम्हारा भी एक एस्टिमेट होता है, तुमको ये समझ में आता है कि तुम्हारे बराबर के लेवल पे लोगों को इतनी सैलरी मिल रही है और तुमको नहीं मिल रही है, देन यू फील डिससैटिस्फाइड. So poor salary is one of the reasons of job dissatisfaction. Second, then say hello. तुम अब आंसर चेंज कर दिया, बताओ जो पहले बोले थे. वेजेस के बाद प्रमोशन बोला था. हाँ. Can we just summarize promotional opportunity as growth opportunity? So while I was delivering this lecture in career planning, you remember people do not like those organizations. People do not like those organizations. I mean, the employees, they do not like those organizations where there is no growth opportunity. तुम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते रह जा सकते हो. मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी याद है? ओके. आप जिंदगी भर नीचे वाले लेवल पे नहीं रहना चाहेंगे, चाहे वो पैसा बढ़ता रहे. यू सीक ग्रोथ इन लाइफ, यू डोंट वांट स्टैग्नेशन. सो अगर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी उसने बोला प्रमोशन नहीं, तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हो वहां तुम अपने बॉस से पूछे कि सर आपका कितने दिन में प्रमोशन है, बोला अभी हुआ है, 15 साल से हम एक ही पोस्ट पे थे. You will feel discouraged, you will feel dissatisfied. Understood? That is known as, so there is low salary or low wages, no promotional opportunities. That will be a reason. And what? Safety and security. Safety, health and security बोलो, health and safety बोलो. देखो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड समझते हो? ऑक्यूपेशनल डिजीज, उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से होने वाला जो डिजीज है उसको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल डिजीज. या फिर कोई नेचर ऑफ वर्क है जो सेफ्टी मेजर्स इंक्लूड करता है, जैसे ये कोको कोला ही है. अगर इसमें कभी कैरेट लोड होते हुए देखोगे ना, तो तुम देखोगे कि जो आदमी कैरेट लोड करता है, दैट पर्सन हैज अ पुली around he is hanged to that pulley, ठीक है, his body. तो वो सेफ्टी मेजर्स होता है, क्योंकि वो ट्रक लोड करते करते हाइट काफी हो जाती है, ऊपर से भी गिरेगा तो वो हाथ पैर टूट सकता है. ओके, दैट उसमें हाई प्रेशर गैस रन करता होगा, फैक्ट्री है तो करता होगा, बॉयलर होगा. सो ऑल दीज इन्वॉल्व सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे कि क्या, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री में लेड का यूज बहुत ज्यादा होता है. जो दीवार पे पेंट लगती है ना, वो वर्जर पेंट्स है इस तरीके का, उसमें लेड का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें नाखून स्किन डैमेज हो जाने का चांस बहुत ज्यादा होता है. ओके, सो अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्कर्स. नहीं तो तुमको हमेशा एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन रहेगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, इस तरीके का. स्टील में तो होता ही है, आंख भी खराब हो सकती है. एंड देन देयर आर हाई स्पीड मशीन्स रनिंग एवरीवेयर. जो गैल्वनाइजेशन होता है, गैल्वनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस. स्टील पे जो जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है ताकि उसका रस्टिंग ना हो, तो वो बहुत पतला सा जिंक का लेयर चढ़ता है, लेकिन वो बहुत हाई एंड रोलिंग मशीन होती है, तो वो सब से तो सीधा डेथ ही हो जाता है अगर जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो. वैसी बहुत इंडस्ट्रीज है. केमिकल की इंडस्ट्री है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है जहाँ पे. अब सोचो, there was a case where a person fell down in sulfuric acid tank. I told you, तो हड्डी भी नहीं मिलेगी. तो ये सारी चीजें होती हैं. उसके अलावा भी हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे अभी कोविड का टाइम था, तो ऑर्गेनाइजेशंस ने ये इंश्योर किया ना कि हाइब्रिड मॉडल जो आया था कि इतने लोग ऑल्टरनेट डेज पे ऑफिस आएंगे. क्या करेंगे अगर मान लो गवर्नमेंट की गाइडलाइन हट भी गई, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 100% कैपेसिटी से आप ऑफिस ऑपरेट कीजिए, but still it is the ethical responsibility of the employer to make sure the employees don't fall sick, है ना. दवा की इंडस्ट्री, बहुत सारी दवा ऐसी बनती है जो जिसका स्मेल बहुत खराब होता है. जैसे वो जो सल्फर की क्रीम बनती है, एक्जिमा वगैरह में यूज होता है ना, वहाँ सल्फर यूज होता है बहुत ज्यादा. ठीक है, तो वो सब जगह पे सल्फर वगैरह यूज होने के कारण उसका स्मेल बहुत गंदा होता है. तो उसमें प्रॉपर मास्क, प्रॉपर
सारी चीजें प्रॉपर यूज होनी चाहिए। रॉ मटेरियल जहाँ होता है बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स होता है, वो तुम इनहेल करोगे ना तो तुम्हारा चेस्ट कंजेशन होगा। सो प्रॉपर मास्क होना चाहिए, फिर स्लीपर्स वगैरह जहाँ जो जैसा रूल रेगुलेशन है नेचर ऑफ वर्क है वहाँ ये मिलना चाहिए। एज अ पार्ट ऑफ सेफ्टी मेजर्स जैसे बहुत सारी हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनती हैं, ठीक है, because women are more subjected to infertility problems that way। जैसे सिप्ला की एक कॉन्ट्रासेप्टिव है आईपिल, ओके, वो हार्मोन यूज करती है, वहां पर फीमेल्स को उस सेक्शन में नहीं रखा जाता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द सेफ्टी मेजर्स व्हिच आर टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। उस तरीके से कॉटन ओपनर्स, जहाँ पे कॉटन ओपन होता है, कपड़ा बनता है, उसमें बच्चों को और लेडीज को नहीं रखा जाता है, यही सब रीजंस की वजह से, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन में लो वेजेस आ गया, नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, और सेफ्टी मेजर्स और वर्किंग कंडीशन। बहुत अच्छा, ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा सारा चीज। एप्रोप्रिएट लाइट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठंडी गर्मी सब चीज का हिसाब किताब होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। और पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन माने ये भी तुम लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे 6th सेमेस्टर में। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद द एम्प्लॉयर ड्यू टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर अगर आपके चाचा लगते हैं तो आपका रिलेशन हो जाएगा उससे, नहीं। ओनली इफ ही इज पेइंग वेजेस टू यू, ओनली इफ देयर इज एन एम्प्लॉयमेंट exchange, you know, the terms and conditions of employment, then that is known as industrial relation। इस इंडस्ट्रियल रिलेशन में देखो, एम्प्लॉयर की जब बात होती है, ऑटोक्रेटिक अप्रोच समझते हो, तानाशाही, ये भी चीजें लोगों को बहुत डिटर करती हैं किसी जगह के प्रति सेटिस्फाइड होने या नहीं होने के लिए, क्योंकि पीपल डोंट वांट टू बी डिक्टेटेड एवरी नाउ एंड देन। हमेशा बताया जाना अच्छा नहीं लगता है कि आपको हर छोटी चीज के लिए कोई बताए, आपके ऊपर लैक ऑफ ट्रस्ट हो, हमेशा आपको इस नजर से देखा जाए कि आप काम नहीं करना चाहते एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई नीड टू सुपरवाइज यू। So constant supervision, over supervision, autocratic attitude, the leadership of the same kind, all these things they cause a lot of job dissatisfaction। आपके कॉलेज आने का एक रीजन ये भी होता है कि आपका एक चोजन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है। कैसे यहाँ से लेट से आते हो तो बस इधर उधर बिना देखे हुए जल्दी से अपने दोस्त को ढूंढते हो कहाँ बैठा है, फिर जाके वहां बैठ जाओगे, पूरा क्लास खाली हो, फर्स्ट बेंच खाली हो, तो दिस इज ह्यूमन नेचर। You want to sit or you want to be around with people whom you have accepted and who have accepted you। So कॉलेज आने का एक कारण, क्लास आने से पहले कभी कभी डिसाइड कर लेते हो कि तुमको आना है कि नहीं आना है, तो फिर हम भी देखते हैं, है ना। So that is one reason, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप उस दिन एब्सेंट होगा और जब आएगा तो पूरा ग्रुप आएगा उसका, ठीक है। So that is one reason। So that is one thing। peer relationship भी बहुत importance रखता है। आपको ये फील होगा जब आप काम करेंगे, अगर आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ आपका हेल्दी रिलेशनशिप है अपने साथ वालों से, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, you will be more willing to work, you will be satisfied to work, okay। and on the contrary, अगर साथ वालों से बनती ना हो, आपके बगल में जो बैठा है वो उससे आपकी बात नहीं होती है या प्रॉब्लम है, खुन्नस है, दिस इज कॉलेज ना, तो आपको बहुत खुन्नस नहीं हो सकती किसी चीज की, नहीं करना है मत करो बात, लेकिन ऑफिस में तो तुमको कोऑर्डिनेट भी करना है, तो वो जो कोल्ड वॉर चलता है, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है कि you know kind of you are deterred to work। So good peer relationship is also one of the factors that leads to high job satisfaction at the workplace, okay। Higher the job satisfaction, higher the motivation, higher the productivity of the employee, it is linked like this, okay। Yes.